दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका संदेश जीएस अकेडमी में। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश पेट 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो उसका डेट आ चुका है। लगभग आपके पास एक महीने बचे हुए हैं। 28-29 अक्टूबर को ये पेपर है। और दोस्तों एग्ज़ाम देने से पहले आपको ये मतलब कि आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जान लें कि एग्ज़ाम का नेचर क्या होने वाला है, कैसे आते हैं क्वेश्चन। जो खास तौर से जो वो एस्पिरेंट जो फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, जैसे उनको पहले एनालिसिस होना चाहिए कि किस किस सब्जेक्ट से किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो में उसी टाइप की क्वेश्चन की बात करूंगा। ये सब PYQ है, 2022 का जो पेपर हुआ था PYQ, मैं उसका दोस्तों मैं आंसर एनालिसिस करूंगा और आपको मतलब एक तरीके से नॉलेज मिलेगा कि ये किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें से इवन डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाएंगे, ये मतलब मैं गारंटी देता हूँ। दोस्तों इसकी मैं पहली सीरीज बना चुका जिसमें 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। अब इसमें 11 से लेकर बचा हुआ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। दोस्तों इसमें GK रहेगा, GS रहेगा और साइंस रहेगा। दोस्तों ये मतलब 3 पोर्शन मैं डिस्कस करूँगा। इसके बाद भी दोस्तों नेक्स्ट सीरीज में मैं हिंदी जनरल हिंदी और इंग्लिश और पैसेज कैसे डील करते हैं, प्लस उसका हिंदी का पैसेज कैसे डील करते हैं, वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड, मतलब विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों वो माउंट एवरेस्ट है। वो कहाँ किन के बीच लोकेटेड है दोस्तों? नेपाल एंड तिब्बत के बीच है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं यहाँ पे, अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण मतलब रीजन फॉर द अक्टूबर हीट इन इंडिया, इसका मेन रीजन क्या है? तो दोस्तों इसका मेन रीजन है हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विद द हाई ह्यूमिडिटी, मतलब कि उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, मतलब कि इसका आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 213 है, यहाँ पूछा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाई, मतलब कितने समय कितने घंटे आगे है हम लोग का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच से? तो दोस्तों 5.5 घंटा है, सिंपल से 5.5 घंटे। ये इसमें बीच में मतलब कि ये है स्लैश का, 5.5 घंटे हो गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 214 का डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इकोनॉमिक फैक्टर फॉर इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? अब दोस्तों ये देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है फॉर इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए अर्बनाइजेशन, मिनरल, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तीनों दोस्तों इकोनॉमिक्स के पार्ट है, मतलब ये इकोनॉमिक्स पार्ट है। लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब कि वो पानी की उपलब्धता, ये नेचुरल फैक्टर है ना कि इकोनॉमिक फैक्टर है। दोस्तों इसका ऑप्शन जो होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 की बात कर लेते हैं। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ द बिहार? दोस्तों आपको पता है कि सबसे फेमस नदी वहाँ की कोसी है, तो वो कोसी ही होगी। आप आँख बंद करके ऑप्शन आया तो बस इसे टिक कर देंगे, लेकिन आँख खोल के गोला भरिएगा, नहीं तो दूसरे में चला जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। दूसरा गोला मतलब कि भर जाएगा, फिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? द फाइनल अप्रूवल ऑफ द 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया वाज गिवन बाय होम एमंग द फॉलोइंग, मतलब कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? दोस्तों द NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा दी गई थी। ये आपको ऑप्शन मतलब कि रट लीजिएगा, क्योंकि ये 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आने ही आने हैं। इवन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो भी नंबर है 5 ईयर प्लान है वो आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी से आपको पता होगा कि अगर इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछेगा तो किस तरीके का पूछेगा। तो आपको इसी तरीके से, आप जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछेगा, ये चेंज करेगा, टारगेट पूछ लेगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, एट द इनिशियल स्टेज ऑफ एनी डेवलपिंग इकोनॉमी, मतलब कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में द मेजॉरिटी ऑफ एक्टिविटीज बिलोंग टू द, किस सेक्टर को बिलोंग करती है? दोस्तों सिंपल सी बात है, जो डेवलपिंग कंट्री है उनका जो मेजॉरिटी ऑफ द एक्टिविटीज बिलोंग करते हैं दोस्तों वो प्राइमरी बोले तो दोस्तों एग्रीकल्चर जो रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो है सेकेंडरी चीज़ हो गई एक तरीके से, टर्सरी इंडस्ट्री में और भी आगे आप जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग वाज पार्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रेटेजी, मतलब कौन सा इसमें से ग्रीन रेवोल्यूशन का रणनीति का हिस्सा था? ये सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड हाई यील्डिंग वैरायटी, आपको सुने होंगे, इरिगेशन,
एंड ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कि ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों चीज़ें मिलाकर ही ग्रीन रेवोल्यूशन पॉसिबल है, अदरवाइज बड़ी ही डिफिकल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 219 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमर्शियल बैंक। नॉट अ कॉमर्शियल बैंक, कौन से इसमें से वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो दोस्तों इसका सिडबी, जो सिडबी बैंक है वो कॉमर्शियल नहीं है। ICICI इसके फुल फॉर्म में ही दोस्तों आपको देखेंगे तो कॉमर्शियल बैंक है। HSBC ये भी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया है वो भी है। तो इसका दोस्तों ये सब कॉमर्शियल बैंक है, लेकिन यहाँ पूछा नॉट कॉमर्शियल बैंक। दोस्तों खास तौर से आप इन सब वर्ड का मतलब कि विशेष ध्यान रखिएगा एग्जाम में, इसमें नॉट पूछ दे, सही है, ओनली, तो ये सब एक्सट्रीम वर्ड है, इसको आपको ध्यान में रख के मतलब कि, क्योंकि दिमाग जल्दी से पढ़ेंगे जैसे कॉमर्शियल बैंक पूछ रहा है आपको लगेगा ऑप्शन दोनों टिक कर देंगे, लेकिन इसको ध्यान से आंसर वहाँ पे क्वेश्चन का जो ऑप्शन है आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों है, अब पॉलिटी स्टार्ट हो गया दोस्तों। इससे पहले इकोनॉमिक्स था। इन द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया वो एमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब कि भारत के संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? दोस्तों ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर शामिल नहीं है। यूनियन का पूछ रहा है तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ये सब यूनियन की एग्जीक्यूटिव है, लेकिन ये जो चीफ मिनिस्टर है वो स्टेट के एग्जीक्यूटिव है। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों इसमें आता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22, डैश हैज़ हैव द पावर टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट, मतलब कि किसके पास, मतलब यहाँ पर किसके, एक तरीके से जो डैश है किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता है ऑब्वियसली जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है ये दोनों ही मौलिक अधिकार यदि को लागू कराते हैं फंडामेंटल राइट को। यदि आपको फंडामेंटल राइट वायलेंस हो जा रहता है तो आप बिना किसी लोअर कोर्ट में जाए डायरेक्ट आप जा सकते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दोस्तों। ये है ऑप्शन नंबर ए है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों यहाँ दिया है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। दोस्तों ये पूछ रहा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? दोस्तों ऑब्वियसली बात है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आप मुझे बताइए कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आप मुझे बताइएगा। ओके दोस्तों, कमेंट है मतलब कि आप कमेंट करिएगा। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है, या फिर ये है इंडिपेंडेंट बॉडी है, या फिर ये है कह सकते हैं कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। इन चारों ऑप्शन में से क्या है आप लिख कर कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24, हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ द राइट टू सेट अप अ हाई कोर्ट इन एनी टेरिटरी, मतलब किसको राइट है तो किसी यूनियन टेरिटरी। देखिए दोस्तों यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो आपको खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि यूनियन टेरिटरी पे रूल कौन करता है। ज़्यादातर दोस्तों जो यूनियन टेरिटरी है एक्सेप्ट दिल्ली और पौंडीचेरी को छोड़कर दोस्तों जो यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट सेंट्रल का मतलब कि कंट्रोल होता है, तो पार्लियामेंट इसमें इससे रिलेटेड लॉ बनाएगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट। ओके दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज अबाउट एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हिंदी में बोले तो दोस्तों यहाँ पे दिया है कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। दोस्तों आर्टिकल 24 है जो इंडिया में मतलब कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो मेंशन है ये है कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर द आर्टिकल 124 आर्टिकल। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ही डीप आर्टिकल पूछा है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस तरीके का भी ये क्वेश्चन जा सकते हैं, कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछता दोस्तों। अब आ जाते हैं साइंस का पार्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? मतलब द कलर ऑफ द स्टार्स डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किस पे? तो ऑब्वियसली दोस्तों टेम्परेचर, इट्स टेम्परेचर, उसके तापमान पे। टेम्परेचर जितना रहेगा उसके अकॉर्डिंगली मतलब दोस्तों का कलर वो होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर मतलब कि 27 है, विच अमंग द फॉलोइंग गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, मतलब कौन सी गैसेज है जो ग्लोबल वार्मिंग को के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG नहीं, ये इको फ्रेंडली गैस है। पाइप नेचुरल गैस ये भी इको फ्रेंडली है। ऑक्सीजन ये भी इको फ्रेंडली है, मतलब हम ऑक्सीजन लेते हैं कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन CO2 होता तो वो होता। तो ग्रीन हाउस गैस में दोस्तों मैनी गैस होती हैं, लगभग 5-6 गैस जो होती हैं इंपॉर्टेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया,
CFC हो गया, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस दोस्तों हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, निमोनिया अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। दोस्तों जो निमोनिया है मनुष्य के शरीर में या मानव के शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? लंग्स को करता है। और निमोनिया हम देखते हैं कि एकदम सांसें तेज चलती रहती है, हमेशा गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ आती है, क्योंकि उसमें कफ बन जाता है, हमेशा फीवर बना रहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट फाइबर। दोस्तों इस बहुत ही बेसिक साइंस पूछता है, यदि आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप सारे करेक्ट करके चले जाएंगे। अब पूछा निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पतिक रेशा नहीं है। ये आपको एक फॉर्मेट है, इसी टाइप के क्वेश्चन मतलब आते हैं, ये PYQ है और फॉर्मेट है, इसी टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर मैं साइंस पढ़ रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि आंख बंद करके पूरा पेज पर देखे सारे पढ़ते चले गए, ऐसा नहीं पढ़ना है आपको दोस्तों। इसमें फाइंड करना है, जब एनालिसिस रहेगा क्वेश्चन का तब वो ये पता रहेगा कि मुझे कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से पेज पे कौन से सेंटेंस छोड़ने हैं, कौन से पकड़ने हैं, कौन से पढ़ने हैं, कौन से कैरी करने हैं। तो दोस्तों नेचुरल मतलब प्लांट फाइबर कभी कभी पूछता है, नेचुरल फाइबर तो ऑब्वियसली दोस्तों नायलॉन है, जब वो क्या है सिंथेटिक है, मतलब से बनाया गया है। और जूट हो गया, कॉटन हो गया, फ्लैक्स हो गया, ये सब नेचुरल है, प्लांट से मतलब कि इनका फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप द व्हाट अमंग द फॉलोइंग। मतलब कि जो पादप कोशिका भित्ति है, सेल वॉल के बारे में पूछना, किससे बनी होती है दोस्तों? ऑब्वियसली बात सेलुलोज से बनी होती है, ग्लूकोज से नहीं बनेगी, सुक्रोज से नहीं बनेगा, फ्रक्टोज से नहीं बनेगा। सेलुलोज जो होता है ये प्लांट टिश्यू, प्लांट सेल में पाया जाता है। इनका जो सेल वॉल होता है ये इनसे बनी होती है। ग्लूकोज आपको पता है कि एनर्जी देता है, सुक्रोज आपको पता है कि मीठे प्रोडक्ट्स में आता है अधिकतर, फ्रक्टोज आपको पता है कि अब सुक्रोज दोस्तों किसमें है, जैसे गन्ना की जो रस होता है, शुगर केन के जो सूप रस होता है, सेक होता है, उसमें आपको मिलेगा। फ्रक्टोज जो दोस्तों आपको जब अंगूर खाएंगे उसमें जो उसका जो मिलता है कार्बोहाइड्रेट से फ्रक्टोज बोलते हैं दोस्तों। तो ये बेसिक साइंस भी पूछता है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, बहुत ही बेसिक साइंस है ये। विच अमंग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। अब दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि आपको इंडिया का मैप देख रहे हैं, नेबरिंग कंट्री के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा। पहला क्वेश्चन है म्यांमार, दूसरा ऑप्शन है चाइना, तीसरा है UAE, चौथा है मालदीव्स। अब दोस्तों ये भी है, तो चाइना तो आपको पता ही है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये म्यांमार, ये सब दोस्तों हमारे क्या है नेबरिंग कंट्री है। और दोस्तों जो आइलैंड टाइप कंट्री में बात करें, जो मतलब कि जो एक तरीके से मरीन क्या बोलते हैं उसे दोस्तों, जो ओशन बाउंड्री जो शेयर करते हैं, जैसे मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब मतलब कि वो है। तो अब UAE कहाँ है? UAE दोस्तों वेस्ट एशिया में है, आपको पता है। अब ये हम लोगों का तो है नहीं, ये ईरान का हो सकता है, ये सऊदी अरेबिया का हो सकता है नेबरिंग, तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। मैं आपको प्रैक्टिस मैप कराऊंगा, आप देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल करेंसी ऑफ हंगरी। ये दोस्तों अब GK क्वेश्चन है, नेशनल करेंसी ऑफ हंगरी। अब किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है आपको पता होगा कि दोस्तों जब यूक्रेन से जब रसिया यूक्रेन में इन्वेजन किया था, तो वहाँ से जो स्टूडेंट को निकाला गया था, तो वहाँ हंगरी बॉर्डर से होते हुए मतलब कि लोग आए थे। तो इसी कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ दिया, हंगरी की करेंसी क्या है? था हंगेरियन फ्रॉन्ट, फोरिएंट बोल सकते हैं, फॉरेंट बोल सकते हैं, तो भी है, तो हंगेरियन फोरिएंट बोल सकते हैं इसको दोस्तों। ऑप्शन इसका ए सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, नेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया formed after independence on the basis of language। मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट स्टेट इंडिया में कौन सा फॉर्मेशन हुआ दोस्तों? इसका सिंपल सा आंसर है आंध्र प्रदेश। ये आपको आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे रख लीजिए कि पूछ सकता है। अब दोस्तों डैश इज द मिनिमम एज फॉर द होल्डिंग ऑफिस इन द लोकसभा। मतलब MP बनना है आपको, तो आपकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? ऑब्वियसली दोस्तों आपको ये एज पता होना चाहिए, 25 ईयर्स होने चाहिए। राज्यसभा दोस्तों, राज्यसभा के लिए कितना होना चाहिए आप बताएंगे कमेंट में करके। और जो लोकल बॉडी में पंचायत लेवल पर होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी पे जो होती है, उसके एज क्या होगा ये भी आप बताएंगे, कमेंट में बताइएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट, विच डेट्स। मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है
22 मई को जो होता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। आप ये देख सकते हैं किस फॉर्मेट में, मतलब कि जो डे भी पूछ रहा है, दिवस पूछ रहा है, तो किस टाइप का आ रहा है, तो ये इसके अकॉर्डिंगली आप तैयारी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो IQ एनालिसिस रहेगा तो 100% बताऊँ दोस्तों, आपको इतनी पकड़ हो जाएगी कि बुक खोलते ही आपको पता होगा कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बुक में आप सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते ना, सब कुछ कैरी भी नहीं हो सकता, तो ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? और दोस्तों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हमेशा लगभग आता ही है जी के टाइप क्वेश्चन में। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड? मजुली आइलैंड दोस्तों आपको पता होगा ये है। अब ये कहाँ पे है दोस्तों, ये आप बताएंगे। किस नदी पे है, डेल्टा है, मतलब आइलैंड है, ये आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37, अब उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी एक्चुअली क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चन पूछे थे। 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे कि करंट अफेयर में मोस्ट ऑफ द ये कवर करता है जो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर होता है। नौटंकी इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? मतलब नौटंकी किस स्टेट का फोक डांसेस है, मतलब कह सकते हैं कि लोक नृत्य है नौटंकी। दोस्तों ज़्यादातर नौटंकी उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38, अब यह द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज़ एट? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है, एक ऐसा ब्यूटीफुल देश है जहाँ पे दोस्तों मोस्ट ऑफ द जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर्स वहाँ पे होते हैं। तो आप बताइएगा कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक, ये आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड किसने लिखी थी? मतलब कि किसने प्रसिद्ध पुस्तक मतलब जो है विच अमंग द फॉलोइंग रोड फेमस बुक पावर्स ऑफ द माइंड किसने लिखी थी? तो दोस्तों ये स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा था पावर्स ऑफ द माइंड। देखिए बुक से क्वेश्चन, मतलब कि जीके में बुक से क्वेश्चन कैसे आए, कौन से राइटर, करंट अफेयर तो करंट अफेयर पार्ट में ये कवर करेगा, लेकिन जो इसका ये है जो स्टैटिक है जो तो वो जीके में करेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 है UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। देखिए यहाँ फ्रेम है, यहाँ पे फ्रेमवर्क है, यहाँ पे नेशनल है, तो ये सब कीवर्ड याद रखना है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ये है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये ऐसी बॉडी है जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मतलब कि दोस्तों ये देखती है पूरे वर्ल्ड